मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में है। तो हम लोग अम्ल, क्षार उस टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग लवण पढ़ रहे हैं, वो भी लवण कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप, प्रकार, लवण के प्रकार। ठीक है, लवण कल पढ़े थे। लवण अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया प्राप्त होता है, जिसे मतलब अम्ल लवण है जो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से जो बनता है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिटमस का कोई प्रभाव नहीं होता है कलर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण के प्रकार। लवण के प्रकार यानी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय अम्ल होता है, लवण होता है, और चौथा द्विमुख अम्ल होता है। तो पहले आज हम लोग अम्लीय लवण पढ़ेंगे। इसका पहला क्या पढ़ेंगे? पहला है अम्लीय लवण। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। अब इसमें क्या अम्लीय लवण किसको कहते हैं? तो जब कार्बन अम्ल और दुर्बल क्षार को जब रिएक्शन होता है तब हमारा ये अम्लीय लवण निकलता है। यानी कार्बन क्षार, अति क्षार अम्ल और दुर्बल क्षार के रिएक्शन कराने पर यानी सांद्र अम्ल और तनु क्षार के मिलाने पर क्या बनता है? अम्लीय लवण बनता है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? जैसे में जब कार्बन अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण और जल निर्माण होता है। अम्लीय लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोले? जब कार्बन अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण का और जल का निर्माण होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे में क्या उदाहरण में है, क्या है उसको लिखते हैं। जैसे में आपका NaHSO4 पहला हो गया, दूसरा आपका है NHCO3। ये आपका दो एग्जाम्पल है और भी एक दो। ठीक है, पहला हो गया अम्लीय लवण किसे कहते हैं? जब कार्बन और, इसमें कोई याद करने का चार्ट नहीं है, याद आराम से हो जाएगा। जब कार्बन अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण और तथा उसमें जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरा आपको पढ़ना क्या है? क्षारीय लवण। क्या पढ़ना है दूसरा? क्षारीय लवण। ठीक है, इसका उल्टा है। जब कार्बन क्षार और दुर्बल अम्ल मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करता है तो लवण, क्षारीय और जल का निर्माण होता है। इसका अपोजिट है, यहाँ पर कार्बन अम्ल है, यहाँ कार्बन क्षार हो जाएगा और दुर्बल अम्ल को मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण और जल का निर्माण होता है। तो लिखिए इसको, क्या कहेंगे? जब कार्बन क्षार और दुर्बल अम्ल मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय
क्षारीय लवण एवं जल का निर्माण होता है, ठीक है। समझ गए क्या बोल रहा है? क्षारीय लवण जब परवल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण एवं जल का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में क्या है, इसको आप समझ सकते हैं इसे कैसे बनाएं। तब परवल क्षार ऐसे बोलते हैं, परवल क्षार प्लस और क्या है दुर्बल अम्ल को जब मिलाएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? क्षारीय लवण। क्या बनेगा? क्षारीय लवण तथा जल, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। परवल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलेगा तो क्षारीय लवण तथा जल बनेगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है। जैसे में क्या है Na2CO और एक और है NaHCO3, ठीक है। और एक है आपका CH3COONO, ये तीन आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी अम्लीय लवण किसे कहते हैं? जब परवल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर बनता है तो, और क्षारीय जब परवल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण एवं जल का निर्माण, दोनों में जल का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए सोडियम। अब आगे देखते हैं। अब तीसरा क्या है? सामान्य लवण। क्या है तीसरा? सामान्य लवण है। तीसरा है आपका सामान्य लवण। तीसरा क्या है? सामान्य। तीसरा आपका है सामान्य लवण। क्या है? सामान्य लवण। ये है आपका जब परवल अम्ल व मतलब दोनों क्षार, परवल अम्ल व क्षार और दुर्बल क्षार दोनों मिलकर रासायनिक अभिक्रिया, यानी परवल अम्ल और क्षार दोनों और दुर्बल अम्ल और क्षार दोनों जब रिएक्शन करते हैं तब हमारा बनता है सामान्य लवण। जैसे देखिए जब क्या है परवल अम्ल जब परवल अम्ल व क्षार, यानी दोनों परवल अम्ल भी और क्षार भी, परवल अम्ल व क्षार और दुर्बल अम्ल व क्षार मिलकर अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी जब परवल अम्ल और क्षार दोनों और दुर्बल अम्ल और क्षार दोनों जब मिलकर अभिक्रिया करता है तो सामान्य लवण का निर्माण होता है, सामान्य लवण और जल का भी साथ में निर्माण होता है, ठीक है। अब हमारा एक और है द्विक लवण। ये क्या है? ये आपको ये तीसरा नंबर था, ये आपको हो गया चौथा नंबर। मुख्यतः 4 प्रकार के लवण। जब दो लवण आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करता है तो
लेकिन जब दो लवण आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं तो हमारा द्विक लवण का और जल का भी साथ में निर्माण होता है। ठीक है, यानी इसमें लिखिए जब दो लवण आपस में मिलकर अभिक्रिया करता है तो द्विक लवण तथा जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी क्या, जब दो अम्ल लवण आपस में अभिक्रिया करता है, मिलकर अभिक्रिया करता है तो द्विक लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसमें जब दो प्रबल अम्ल क्षार या दो दुर्बल अम्ल क्षार अभिक्रिया करता है तो समान लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसमें एक ही वो एग्जाम्पल है जो फिटकिरी है, जैसे में सबसे लंबा फॉर्मूला यही है केमिस्ट्री में, और है आपका Al224 नहीं, उसके बाद है SO4 के थर्ड वाला 24H2। ये फिटकिरी का सूत्र है, सबसे लंबा यही है केमिस्ट्री में फॉर्मूला। K2SO4 Al2 SO4 के और हॉल 3 है और 24 मॉलिक्यूल्स जल का। ठीक है, सबसे लंबा है। द्विक लवण जब दो लवण आपस में मिलकर अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विक लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, समझ गए इतना। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे पीएच मान, जो है ना पावर ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं उसको। पीएच मान का खोज किसने किया था, सोरेंस ने, पीएच स्केल। एक हमारा आम्ल को मापने के लिए पता चलता है कि आम्ल अम्ल है, लवण क्षार है, इसे हम लोग पता करते हैं। पीएच इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका, पूर्ण रूप से लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर हाइड्रोजन भी कहते हैं, ऑफ हाइड्रोजन जी। ठीक है, ये भी बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, पीएच मान है किसी भी घोल को अम्लीय या क्षार को मापने, यानी इसको कह सकते हैं कि पीएच मान है जो, मतलब ये है कि पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल है कि किसी भी क्षार, किसी भी घोल को, पीएच स्केल किसी भी घोल को मतलब पीएच स्केल है किसी भी घोल का अम्लीयता या क्षारीयता का पता चलता है। अम्लीयता एवं क्षारीयता अम्लीयता एवं क्षारीयता का पता लगाता है, यानी क्षारीयता का मापन का काम करता है, ये भी लिख सकते हैं। जैसे पीएच स्केल है ना, कि हम लोग कोई भी हमको बोला कि हमको बगल में घोल दे दिया, बोलेगा कि बताइए आम्ल है कि क्षार है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो जब इसीलिए हमको इससे पीएच स्केल को यूज करते हैं, इससे हमको पता चलेगा कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, इसे पीएच मान से पता चलता है, जैसे कि वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों को मापने का पता चलता है। उसके बाद इसका मान होता है, इसका मान 0 से लेके कितना तक होता है, 14, 0 से लेके 14 तक इसका मान होता है, मान करते ना होता है। ठीक है, तो बोलेंगे कि 0 से 7 के बीच में क्या होता है, 0 से 7 के बीच में क्या होता है, यानी 0 से 7 के बीच में अम्लीय, और 7 से 14 के बीच में क्या होता है, क्षार होता है। जो 0 पे रहता है ना, 7 पे वो आपको क्या होगा, मतलब उदासीन रहता है।
pH 7 है तो आपका अम्लीयता बताएगा, ठीक है। यानी 0 से लेके 7 के बीच में क्या रहेगा, तो रहेगा अम्ल बताएगा, अम्ल है। और pH के बराबर मैंने 7 है तो ये हमारा बताएगा उदासीन। क्या बताएगा, उदासीन। क्या बताएगा, उदासीन है। और उसके बाद अगर pH से ज्यादा है तो आपको बताएगा क्षारीय, क्षारीयता है, क्षारीय। यानी कहने का मतलब अगर pH मान 0 से लेके 7 तक है, कैसे ही होता है ना, स्केल ऐसे बनाते हैं। ये यहाँ 7 आ गया, 0 आ गया, यहाँ आपको 14 आ गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल। और यहाँ से ऊपर में क्या होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, क्षार होता है। और ये आपको उदासीन बोलते हैं। इसके यहाँ पर ना खट्टा ना मीठा, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल रहेगा। जैसे हमारा पानी, पानी का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, ना खट्टा लगता है ना मीठा लगता है, जनरली बोलते हैं लोग, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। क्या होता है, उदासीन, ठीक है। 7 पर प्रॉपर रहेगा तो उदासीन। और 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है, उसके बाद क्षार होता है। ये हमारा क्या देता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और क्षार क्या करता है, OH आयन प्रदान करता है। यानी अगर अम्ल को जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन आयन न्यूक्लियर छोड़ता है, और अगर क्षार को जल में घुलाएंगे तो ये OH का आयन का प्रदान इसमें करता है, ठीक है। अब समझ गए इतना। अब थोड़ा सा हम लोग इतना समझ गए, आपको आ गया होगा। 0 से 7 के अम्ल, 7 के बीच में ऊपर। अब थोड़ा देखते हैं किसका किसका pH मान क्या होता है, ठीक है। जैसे खून का pH मान कितना होता है, पानी का pH मान कितना होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरफ अम्ल एवं क्षार, एक तरफ लिख रहे हैं अम्ल एवं क्षार, ठीक है। तो इस तरफ है आपका pH मान, pH स्केल। अब जैसे में आपको लेना है सलाइवा, जिसको लार बोलते हैं, वो भी जो होता है खाने से पहले, खाने से पहले इसका pH मान कितना होता है खाने से पहले, इसका होगा आपका 7.4। उसके बाद एक और सलाइवा है खाने से पहले, वो खाने के बाद, खाने के बाद, खाने के बाद क्या होता है, इसका होता है 5.8 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नींबू रस, नींबू रस, नींबू का रस लिख दीजिए डायरेक्ट। नींबू का रस का pH मान कितना होता है, 2.5 या 4 के बीच में होता है, ये 2.5 या 4 ये भी होता है। उसके बाद है गाजर का रस, गाजर, गाजर का रस, इसका आपका pH मान कितना होता है, ये भी 2.5। और उसके बाद आपका कॉफी है, कॉफी का pH मान कितना होता है, इसका pH मान आपका 5 होता है। टमाटर, 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 टमाटर रस, टमाटर का रस का क्या होगा, इसका pH मान होता है 4.1। अब हो गया जल, जल यानी पानी का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ना तो इसका कोई खट्टा ना मीठा कुछ भी नहीं होता है। और रक्त होते हैं ना, रक्त, मनुष्य का रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। ये आपका pH मान है इतना। यानी लास्ट सलाइवा कितना होता है, 7.4 खाने से पहले, और खाने के बाद 5.8 होता है। और अपना जो मुंह होता है ना, उसका भी pH मान होता है कितना होता है, 5.5। अगर इससे कम बेसी होगा तो आपका दांत खराब होने लगेगा, ठीक है। हमारा मुंह का भी कितना होता है, 5.5 होता है। नींबू रस का 2.5, गाजर का रस का 2.5 है। कॉफी का pH मान कितना होता है, 5। टमाटर का रस का 4.1 है। और जल का मान कितना होता है, pH मान 7 होता है। उदासीन इसको बोलते हैं। रक्त का pH मान 7.4। क्या हुआ, क्षार में आया आपका, क्षार में, ठीक है। और जो भी 7 से नीचे रहता है वो अम्ल में आएगा। ये किस में आया, अम्ल में आया, भी अम्ल, भी अम्ल, ये भी इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए इतना ही आज की वीडियो में। अब थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं आप लोग से सभी को नेक्स्ट वीडियो।